नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आने वाले दिनों में हम सब के लिए जो सबसे बड़ा महात्म्य का विषय होगा वो है हरिद्वार का कुंभ। 1 अप्रैल से शुरू होने वाला कुंभ पूरे महीने भर चलेगा और इस दौरान 3 शाही स्नान और 2 पर्व स्नान होंगे। किस तरह से कोरोना काल के बीच कुंभ को सुरक्षित भी रखना है और कोरोना से भी बचना है, और साथ ही साथ राज्य में पुलिस की स्थिति, पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है, इस पर बात करने के लिए आज मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उत्तराखंड अशोक कुमार जी मेरे साथ मौजूद है। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल है कि कुंभ को सुरक्षित भी कराना है और कोरोना से भी अपने लोगों को बचाना है, आपकी पुलिस इसके लिए तैयार है? जी बिल्कुल तैयार हैं हम लोग, और पूरी हमने तैयारियां कर रखी हैं, पहले से कर रखी हैं, और अभी जो परिस्थितियां बदलती परिस्थितियों के अनुरूप भी हमने तैयारियां की हैं। और जो पुरानी चुनौतियां हैं कुंभ की, वो तो बरकरार हैं ही, चाहे वो भीड़ प्रबंधन हो, चाहे वो ट्रैफिक प्रबंधन हो, चाहे अखाड़े और जुलूस के प्रबंधन हो, और चाहे एंटी नेशनल एलिमेंट्स के सबोटाज अटैक्स के अगेंस्ट हमारी तैयारी हो, तो वो सब तो हमारे हैं ही हैं। इस वर्ष कोरोना की चुनौती और बढ़ गई है, तो हम लोग उसके लिए भी तैयार हैं। तो कोरोना से किस तरह से बचेंगे, क्योंकि हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है बार बार, और केंद्र सरकार ने भी एसओपी गाइडलाइन जारी की है। आपको क्या लगता है कि हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था है कि हम सुरक्षित कुंभ भी करा लेंगे और लोगों को कोरोना से भी बचा लेंगे, यानी एक दिव्य भव्य कुंभ भी होगा और लोगों को जो कोरोना की सबसे बड़ा चैलेंज है उसे भी हम बचा पाएंगे? देखिए, हम तो अपनी ओर से एफर्ट ही कर सकते हैं, जो बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स है वो किए जाएंगे, जो भी गाइडलाइंस है उनका पालन किया जाएगा, यही मैं आश्वस्त कर सकता हूँ। आपकी ओर से क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, खासकर अगर मैं कुंभ परिक्षेत्र की बात करूं? हमारी ओर से यही दिशा निर्देश है कि कुंभ को पूर्णतः सुरक्षित कराना है। हम पुलिस को रेगुलरली ब्रीफ कर रहे हैं, उनको संवेदनशील बनाना है, उनको पोलाइट बनाना है, उनके व्यवहार को बहुत अच्छा रखना है, जिससे आने वाले तीर्थयात्री किसी भी तरह से उनको किसी तरह की असुविधा ना हो, और साथ ही साथ जो भी सरकार की गाइडलाइंस है उनका पालन कराना। साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँ कि अभी कुछ दिनों में कोरोना के मामले अब लगातार बढ़ने लगे, खासकर अगर हरिद्वार और देहरादून में हम देखें। एक दौर में हमने देखा कि लोगों ने स्ट्रिक्टली पालन किया था, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, सैनिटाइजेशन का। अब लोग उसको रोजमर्रा की तरह लेने लगे हैं। आप देखेंगे कि मास्क बहुत जरूरी नहीं हो गया है, सैनिटाइजेशन बहुत जरूरी नहीं हो गया है। आप किस तरह से, आपकी पुलिस किस तरह से रिएक्ट कर रही है ताकि लोगों को जागरूकता के साथ साथ कुछ स्ट्रिक्टनेस भी दिखाई जाए? ये है कि कोरोना का दूसरा स्ट्रेन आया है, वो उसमें दोबारा से बढ़ोतरी शुरू हुई है। अन्यथा जो पिछला पीक था वो सितंबर था, अगस्त सितंबर के आसपास, क्योंकि मैं अपनी पुलिस के से भी आइडिया लगा सकता हूँ। और उसके बाद से इसमें बढ़ोतरी होना शुरू हुई, तो धीरे धीरे जो है, खासकर जनवरी के बाद से लोगों के दिमाग से कोरोना कम होने लगा, डर कम होने लगा, तो ऑफकोर्स फिर वो जो उसकी सावधानियां हैं वो भी कम हो जाती हैं, चाहे वो मास्क हो, चाहे 2 गज की दूरी हो, चाहे सैनिटाइजेशन हो। तो उसी के अनुरूप फिर वो एनफोर्समेंट भी जो है, क्योंकि लगता था कि ऑलमोस्ट ये क्राउड तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया था उत्तराखंड में, तो अब दोबारा से कोरोना बढ़ रहा है, तो सर्टेनली ये चिंता का विषय है। और हम लोग को सभी को, चाहे पब्लिक है चाहे पुलिस है, हमें सबको इसके प्रति फिर से सावधान होना होगा, संवेदनशील होना होगा, और फिर से एनफोर्समेंट के लेवल्स बढ़ाना। तो आप इन्फोर्समेंट के लिए क्या कर रहे हैं? आपकी पुलिस इन्फोर्समेंट के लिए क्या कर रही है? जागरूकता है, सबको मालूम है क्या करना है, कैसे बचा जा सकता है, लेकिन अब जरूरत लग रहा है कि इन्फोर्समेंट की है। वो भी किया जाएगा, जैसे पूर्व में किया गया था, फिर से हमने 1 अप्रैल से नई गाइडलाइन आ गई है, तो उसको उसी तरह से पालन करा जाएगा। अशोक जी, मैं अमूमन आपके बारे में आपके ट्विटर से देखता हूँ, सोशल मीडिया से देखता हूँ, आप बहुत एक्टिव रहते हैं। अभी आपने एक तस्वीर डाली थी अपने ट्विटर अकाउंट से, और उसमें आपने स्मार्ट बैरक दिखाया था, तो वो देख के तो बड़ा अच्छा लगा, लेकिन सवाल यह है कि हमें इतना इंतजार क्यों करना पड़ा? देखिए, तो प्रायोरिटीज की बात होती है, और मेरे मन में हमेशा ऐसे रहा है कि जो हमारे
अधिकांश पुलिसकर्मी बहुत अच्छा पॉजिटिव काम करते हैं, इसके बावजूद भी पुलिस की छवि उतनी अच्छी नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए। कोरोना काल को छोड़ दें तो यही सच है। तो हम चाहते हैं कि पुलिस की छवि इतनी अच्छी हो जितनी कोरोना काल में बनी, जो हमेशा ऐसी ही बनी रहे। तो उसके लिए मैंने जो खाकी में इंसान मेरी किताब है उसको भी वो भी लिखी। तो साथ ही साथ हम उसमें ये भी रियलाइज कर रहे हैं कि हमारा जो सिपाही है उसकी जिंदगी को भी हमें और बेहतर करने की जरूरत है। उसके एवरेज वर्किंग आवर्स 13 घंटे हैं और उसकी जो लिविंग कंडीशन है वो बहुत पुअर है। तो ये उनकी लिविंग कंडीशन को सुधारने की दिशा में एक कदम है। आज के ज़माने में एक सिपाही की भी जो सैलरी है वो काफ़ी अच्छी हो चुकी है, वो अच्छे लाइफस्टाइल से जीता है, तो वो अच्छा लाइफस्टाइल एक्सपेक्ट करता है। तो जो पुरानी तरह की हमारी बैरकें होती थी उसमें वो रहने का इच्छुक ही नहीं रहा। तो इसलिए हमने एक निर्णय लेकर के और प्रायोरिटी के ऊपर हमने जो भी हमारी कल्याण निधि होती है उसका उपयोग करते हुए हमने उनकी लिविंग कंडीशंस को सुधारा है सभी पुलिस लाइनों में, सभी पुलिस पीएसी की बटालियन में, और धीरे धीरे हम इसको हर थाने में भी ऐसा ही कर रहे हैं। नहीं, लेकिन आपने कहा ये मेरी प्रायोरिटीज हैं, इसका मतलब पहले के जो लोग थे उनकी प्रायोरिटीज नहीं थी? देखिए वो तो उसके बारे में तो मैं अभी क्या बोल सकता हूँ। कई बार कोई एक आइडिया आता है और उस आइडिया के हिसाब से लाइफ आगे बढ़ता है। तो ये मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा जरूरी है और इसको हमने कर लिया। आपने खाकी में इंसान लिखी, मैं आपने वो पुस्तक भेंट भी की थी, लेकिन हमारे उत्तराखंड को मित्र पुलिस कहा जाता है, लेकिन अभी एक इंसिडेंट ऐसा आया जिसमें सीबीआई ने गिरफ्तार किया। आपको लगता है इससे जो एक हमारा जो पुलिस का एक मनोबल है या इमेज है वो कहीं ना कहीं कमजोर होती है? बिल्कुल होती है, इसमें कोई शक नहीं। बहुत ही शॉकिंग था हमारे लिए। और हमारे पुलिस में भी इस तरह के ब्लैक शिप्स हैं। और आप समझिए जैसे कि समाज में 1-2% एलिमेंट ऐसा है जो नेगेटिव थिंकिंग वाला है, जो कहीं ना कहीं आपराधिक मानसिकता वाला है, तो ऐसे ही उतने ही परसेंटेज में हमारे यहाँ भी लोग। तो कितना है कहने के बावजूद भी वो भ्रष्टाचार में भी 1-2% लोग हैं और कहीं ना कहीं और भी गलतियां करते हैं। तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि मैंने अपने आने के बाद अकाउंटेबिलिटी लेवल इतने हाई कर दिए हैं कि अगर कोई भी एक भी गलती मेरे संज्ञान में आती है तो उसी मिनट उस पर एक्शन होता है। नहीं तो अकाउंटेबिलिटी किसकी? अकाउंटेबिलिटी तो टॉप टू बॉटम होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी टॉप टू बॉटम होती है, किंतु जिसका जितना रोल है उसके अनुरूप होती है। अगर कोई व्यक्ति करप्शन कर रहा है तो उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। अगर वो किसी और के लिए कर रहा है तो ही मस्ट कम फॉरवर्ड। ओके, तो आपको लग रहा है कि कहीं किसी और के लिए हो रहा था ये? मेरे ऐसा कोई संज्ञान नहीं है। मैं ऐसा कोई सीबीआई ने मेरे को ऐसा कोई रिपोर्ट किया। अगर वो ऐसी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आती तो सर्टेनली किसी को भी 1% भी चांस नहीं कि किसी को बख्श दिया जाए। ओके, अशोक जी, क्योंकि पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर आर स्टेट सब्जेक्ट एज पर द 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और जो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिवेंशन, डिटेंशन, इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ क्राइम वो राज्य की है। लेकिन मैं देख रहा कि हमारा जो स्टेट है ये दूसरा सबसे लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सबसे अच्छा स्टेट है। लेकिन अगर आप क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन देखेंगे, मैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट पढ़ रहा था, हर 5वें घंटे में एक महिला अपने साथ हुए किसी ना किसी अपराध की रिपोर्ट दर्ज कराती है, और ये लगातार बढ़ रहा है। सर, आपको लगता है कि ये कंसर्न का विषय है? बिल्कुल कंसर्न का विषय है, इसमें कोई शक नहीं। और ये भी बता दूं कि हम महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं उसके प्रति बहुत संवेदनशील है। बच्चों के प्रति के अगेंस्ट अपराधों के प्रति बहुत संवेदनशील है। उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं अपने पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में भी, और हर मीटिंग में हम इस पर फोकस करते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर इनके अगेंस्ट क्राइम रजिस्टर हो रहा है, रजिस्टर्ड क्राइम आप ज़्यादा है, तो वो कहीं ना कहीं एक रिलीफ है, उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं, बट अशोक जी, मैं ना ज्यादातर जितने भी मैं आंसर सुनता हूँ, चाहे वो गृह मंत्री देते हो, चाहे वो स्टेट से आते हो, वो यही आते हैं कि सब अब मामले दर्ज हो रहे हैं। नहीं। देखिए ये तो आपका पॉइंट सही है, परंतु ये भी एक तथ्य है। दूसरा तथ्य क्या मैं आपको बता दूं, जब से सोशल मीडिया आया है तो उससे भी इस क्राइम में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हुई है। जब से वुमेन वर्किंग आई हैं तब,
क्योंकि अब उनको बराबर का मौका है, घर की चार दीवारी के बाहर निकलने का मौका है, तो उसको उसका सोशल सर्किल भी बड़ा है, तो उसके थ्रू भी जो है अपॉर्चुनिटीज, जो क्रिमिनल माइंडसेट के लोग हैं उनको अपॉर्चुनिटी बढ़ती है। तो सर्टेनली इस बात में भी आपके दम है कि कहीं ना कहीं क्राइम में भी वृद्धि हुई है। और मैं तो यहाँ तक भी देखा, मैंने एक केस यहाँ पे आया था स्कूल में जी। पॉक्सो का, और उसमें जो है जिन्होंने क्राइम किया उससे पहले उन्होंने पोर्न देखी थी, तो इजी अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्नोग्राफी भी इसका एक फैक्टर हो सकता है, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, उसके लिए तो क्रिमिनोलॉजिस्ट को जाना पड़ेगा डेप्थ में। आपने क्यों ऐसा हो रहा है? जी, आपने क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन की बात की, मैं देख रहा था उसमें 28% इंक्रीज है एज पर द डेटा ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो ये तो दोनों चिंताजनक है, वुमेन भी और बच्चों के खिलाफ भी क्राइम बढ़ रहा है। तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, किस तरह से इसे रोका जा सके? जो बता दूं, 28% इंक्रीज जो है ना, बेसिकली पॉक्सो नया एक्ट है, 7-8 साल पुराना एक्ट है, तो उससे पहले उसकी उस कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन था ही नहीं, जैसे साइबर क्राइम नया है, तो सर्टनली वो अभी एस्टेब्लिश हो रहा है काइंड ऑफ, उस सेक्शन में धाराओं में केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, तो वो बढ़ेगा, बढ़ना चाहिए, अगर नहीं बढ़ रहा तो इसका मतलब हम रजिस्टर नहीं कर रहे। साइबर क्राइम का भी नहीं, साइबर क्राइम में तो मैं देख रहा था मोर देन 100% इंक्रीज है। ये कारण बताया ना आपको, अभी भी साइबर क्राइम का स्केल इतना बढ़ गया, पूरी लाइफ ऑनलाइन हो गई है, तो उससे क्या हो रहा है कि पूरे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो गए हैं, हर आदमी सोशल मीडिया पर है, तो उसका दुरुपयोग जो शुरू कर रहा है अपराधी को बहुत इजी लग रहा है। पहले चोरी करता था, लूट करता था, उसके लिए 50 तैयारियां करता था, मौके भी जाता था, पकड़े जाने का डर रहता था, अब तो सब कुछ ऑनलाइन कर ले रहा है, तो उसके फुटप्रिंट भी हमारे पास उतने नहीं है जितने फिजिकल क्राइम में होते थे। और फिर वो दूर बैठा है, कोई झारखंड में बैठ के जामताड़ा में कर रहा है, कोई मेवात राजस्थान में बैठा है, कोई नाइजीरिया के लोग कर रहे हैं, तो इट इज अ टफ जॉब, इट इज अ टफ जॉब। और जितना एक इसमें हमारे पास एक हैंडीकैप भी है, इसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए खाली इंस्पेक्टर है ऑथराइज्ड, तो उतने इंस्पेक्टर नहीं होते हमारे पास, इसमें भी एसआई को ऑथराइज कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा राइजिंग क्राइम है। तो इसको अगर आपको मैं बता दूं, जो नंबर ऑफ कंप्लेंट्स आती हैं वो तो और भी ज्यादा, जो रजिस्टर्ड क्राइम बता रहे 100% इंक्रीज है, तो और ज्यादा इसमें होगा, इसका स्केल ज्यादा है, उसे हमें पकड़ना है, रजिस्टर करना है, वर्कआउट करना है, तभी रुकेगा, और अवेयरनेस फैलानी लोगों के बीच। मैं एक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, उसका आंकड़ा देखा था, और मैंने खासकर उत्तराखंड स्पेसिफिक देखा। उत्तराखंड में 2017-18 में 124 केस रजिस्टर्ड हुए, लेकिन केवल 47 केसों में चार्जशीट हो पाए और एक केस में कन्विक्शन हो पाया। तो हम कह रहे हैं कि साहब केस रजिस्टर्ड हो रहे हैं, लेकिन केस रजिस्टर्ड होने के बाद जो चार्जशीट है, जो अरेस्टिंग है या उसके बाद अभियोजन है, उसमें भी तो हम कहीं ना कहीं पीछे हैं सर। मैंने बताया, उसके 2-3 कारण बताए। एक तो ये कि इसका दूर दराज कहीं बैठा है, एक मैंने ये भी बताया कि इंस्पेक्टर्स के नंबर हमारे पास कम है, हमने प्रस्ताव भी भेजा है कि हमें सब इंस्पेक्टर्स को इन्वेस्टिगेशन में अलाउ होना चाहिए। और तीसरा, इसकी वर्किंग आउट कई बार बहुत आसान नहीं है, तो थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगता है, पर हम वर्कआउट कर रहे हैं, और ट्रायल पे भी हो सकता है क्योंकि थोड़ी बहुत कोर्ट में पेंडेंसी है, आप रिसेंट डाटा कोर्ट कर रहे हैं, तो ट्रायल पे आने में हो सकता है समय लग रहा हो। सर लेकिन हम वेल इक्विप्ड हैं, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की आज जरूरत है, जो टेक्नोलॉजिकल ट्रेनिंग की आज हमें जरूरत है, क्या हमारे पुलिसकर्मी वेल इक्विप्ड हैं, वेल ट्रेन्ड हैं? आज के जो बदलता हुआ जो पूरा एडवांसमेंट का दौर है, उसके लिए हम तैयार हैं? टेक्नोलॉजिकली हम लोग फुल्ली एडवांस्ड हैं, फुल्ली ट्रेन्ड हैं। हमने इस बात को 2017 से ही, 16-17 से ही तैयारी कर, साइबर क्राइम को हमने बहुत पहले पकड़ लिया था, और हमने अपने एक ई सुरक्षा चक्र करके चलाया, उसमें हमने अपने स्टाफ को करीब 1500 लोगों को ट्रेन किया है, जो कि मुझे नहीं लगता वो किसी स्टेट में इतनी हाई रेशो होगी। हमने काफी, हमारी पुलिस टैक्स सेवी है और वर्कआउट भी करती है। मैंने तो आपको सिर्फ ये बताया कि इसका स्केल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जो, और उस बड़े स्केल के लिए हमारे पास उतनी प्रोपोर्शन में नंबर्स कम है, बट वी आर कॉन्फिडेंट कि हम इसे पार पाएंगे। जी, दूसरा सर, युवाओं में नशाखोरी, आज हर पेरेंट्स चिंतित रहता है,
उसका बच्चा अगर कॉलेज पढ़ने जा रहा है, तो ये जो नशे का कारोबार है सर, इस पे कैसे लगाम लगेगी? क्योंकि वो नशे से वो बच्चा ही नहीं, उसका पूरा परिवार बर्बाद हो रहा है। उसके लिए आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, मैं पूरा स्टेट के 13 जनपदों में गया, सभी जगह मैंने लोगों से जनसंवाद किया और निस्संदेह उत्तराखंड के लिए सबसे ज्यादा चिंताजनक आज की तारीख में कोई क्राइम की दृष्टि से है तो ड्रग्स है। परंतु ड्रग्स एक ऐसी समस्या है जो अकेले पुलिस नहीं लड़ सकती, इससे पूरे समाज को लड़ना होगा। ड्रग्स की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमें अवेयरनेस चाहिए, जिससे कि डिमांड साइड में रोक लगे, हमें काउंसलिंग चाहिए, हमें ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स चाहिए और उसके साथ साथ जो सप्लाई साइड पे रोक लगाने के लिए हमें एनफोर्समेंट चाहिए। तो हम लोग एनफोर्समेंट साइड में और अवेयरनेस साइड में दो तरफ तो काम कर रहे हैं, किंतु जो और भी समाज का अपना रोल है, क्योंकि बच्चा जब बहक रहा है तो पेरेंट्स का भी रोल है, टीचर्स का भी रोल है, कहीं हॉस्टल में रह रहे हैं तो हॉस्टल वार्डन्स का भी रोल है, पूरी सोसाइटी का बड़ा रोल है। तो हमें एज ए सोसाइटी इस चैलेंज से लड़ना होगा, अकेले पुलिस पे छोड़ने से थोड़ा काम मुश्किल होगा। तो हम लोग सिनर्जी बनाने की कोशिश करते हैं। बहुत जगह हम लोगों ने ड्रग कमिटीज बनवाई हैं और हमारा पूरा प्रयास है कि इस पे किसी तरह इस चैलेंज से काबू पाया जाए। लेकिन आपको लगता है कि आपको खासकर कॉलेजेस के साथ कहीं ना कहीं बातचीत करनी होगी? क्योंकि ये एक बड़ा सवाल है कि कॉलेजेस के भीतर कैसे ड्रग्स पहुंच जाते हैं, और ज्यादातर बच्चे जो ड्रग्स एडिक्ट हो रहे हैं उसमें बहुत बड़ा हमारे कॉलेजेस में ये देखा जा रहा है। नहीं, हम लोग करते हैं, हमने कॉलेज में एंटी ड्रग कमेटीज बनवाई है, थाना लेवल पे भी हमने अपने पूरे स्टेट लेवल पे एंटी ड्रग टास्क फोर्स क्रिएट किया है और उसकी जिला लेवल और थाना लेवल तक भी उसको क्रिएट किया है और उनकी ड्यूटी लगाई है कि इन कमेटीज के लगातार टच में रहे, संपर्क में रहे। किंतु जितना एफिशिएंसी से इन सारे स्टाफ को काम करना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है, उतना कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है, उतनी गंभीरता से स्कूल कॉलेजेस वो भी नहीं इसमें लग रहे हैं, बट इसको लगना पड़ता है। सर, मैंने देखा इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी, चीफ मिनिस्टर खुद उसमें बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं, आप लोग आपस में मिलते हैं। मुझे याद है कि हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड के बीच एक इंटर कोऑर्डिनेशन बैठक भी हुई थी, कुछ चीफ मिनिस्टर उसमें गए थे। तो इन कोऑर्डिनेशन मीटिंग का क्या फायदा मिलता है? नहीं, फायदा तो है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें इंटरस्टेट मूवमेंट भी है, खासकर हमारे यहाँ जो ड्रग सारी उसमें बरेली का बहुत बड़ा रोल पाएगा, थोड़ा बहुत हिमाचल साइड का भी, बट सबसे ज्यादा बरेली साइड से आ रहा है। तो कोऑर्डिनेशन बेटर होगा तो अपराधी इंटरस्टेट बॉर्डर्स का फायदा नहीं उठा पाएगा, तो उसका कोऑर्डिनेशन, इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन की भी जरूरत है। ठीक सर, मैं ये भी जानना चाहता हूं कि पुलिस मॉडर्नाइजेशन में उत्तराखंड का स्टेटस क्या है? देखिए, पुलिस मॉडर्नाइजेशन की अगर हम बात करें तो हम लोग कंपैरेटिवली नई पुलिस फोर्स हैं और उस हिसाब से ज़्यादा टैक्स सेवी हैं, क्योंकि हमारे 80% से करीब पुलिस फोर्स ऐसे जो नई 2000 राज्य क्रिएट होने के बाद भर्ती हुई है और तो इसलिए वो ज़्यादा टैक्स सेवी हैं। हमने उनको ट्रेन भी किया है, हमने उनको जो स्मार्ट, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का स्मार्ट पुलिसिंग का वो है, सेंसिटिव एंड स्ट्रिक्ट, मॉडर्न एंड मोबाइल, अलर्ट एंड अकाउंटेबल, रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिव और ट्रेन एंड टैक्स सेवी, तो सारे पैरामीटर्स में हम खरा उतरने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं और उसी और हम लोग जा रहे हैं। जितने हमारे पास संसाधन होते नहीं है, जितना मैं देखता हूँ दिल्ली पुलिस या तेलंगाना पुलिस जो अपने को जो और ज्यादा मॉडर्न होते हैं, उतने संसाधन नहीं है। तो अगर हम वर्कआउट की बात करें, क्राइम वर्कआउट हम सबसे नंबर 1 है, 80% तक हमारा वर्कआउट है। तो ये सब हमारे टैक्स सेवी होने की वजह से भी है और हमारे थोरो मेटिकुलस होने की वजह से। मतलब आप कह रहे हैं यू नीड मोर मैन पावर एंड मोर बजट? यस, सर्टेनली उसका फायदा तो होता ही है, बट इसके बावजूद जो स्टेट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, हम लोग कोई राज्य के संसाधनों से अतिरिक्त नहीं कहीं से ला सकते। तो मैं यही कहूँगा, डिस्पाइट द लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज, उत्तराखंड पुलिस ने आज तक बहुत अच्छा किया है, हमारा क्राइम भी बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड है और उसका वर्कआउट रेट इंडिया में ऑलमोस्ट टॉप है। अच्छा, आप सर ये बताइए, एज एन आईपीएस ऑफिसर आपसे मैं थोड़ा सा ये बात करना चाहूंगा, मैं टूरिज्म पे भी आऊंगा, लेकिन आप सोचिए ना, हमारे यहाँ पुलिस कानून 1861 का है, यानी आजादी से पहले का हमारे यहाँ पुलिस कानून है, और आप देखिए कि
पुलिस रिफॉर्म के लिए 1977 नेशनल पुलिस कमीशन, 1998 रेबरो कमेटी, 2000 पद्मनाभया कमेटी, 2002 मालिमत कमेटी, 22 सितंबर 2000 लैंडमार्क जजमेंट बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। उसके अलावा इतनी सारी बातें हुई, लेकिन अगर मैं बोलूं कि पुलिस रिफॉर्म की स्थिति में आज उत्तराखंड कहां खड़ा है, क्या वाकई हम लोगों ने वो रिफॉर्म किए हैं जो हमें मॉडल पुलिस एक्ट में सोली सोराबजी ने सुझाए थे, की कमेटी ने सुझाए थे, या सुप्रीम कोर्ट ने जो लैंडमार्क जजमेंट दिया था, उसमें हम कहां खड़े हैं? नहीं, उसके आधार पर उत्तराखंड का अपना पुलिस एक्ट बन चुका है जो 2007 में बना है, और वो भी हमारे यहाँ लागू है। तो अभी हम 1861 के पुलिस एक्ट से गवर्न नहीं है। और मेरे ख्याल से उत्तराखंड का जो पुलिस एक्ट बना है उसमें जो सोली सोराबजी कमेटी की रिकमेंडेशन थी या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन थी, उनको काफी हद तक उसमें जो जगह मिली है, बहुत अच्छे से उसमें एक बड़ा पॉइंट था सर, और मुझे याद है 2009 में तत्कालीन गृह मंत्री ने कहा था कि स्टेट ने पुलिस ऑफिसर को फुटबॉल बना दिया है। उसमें जो सबसे बड़ा पॉइंट था, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा और जो नेशनल पुलिस कमीशन ने भी कहा, कि पुलिसिंग में राजनीतिक दखलंदाजी बंद हो। लेकिन देखने में ये आता है कि राजनीतिक दखलंदाजी बड़ी है। आपको लगता है कि ये चिंता का विषय है और ये पुलिस को काम करने से रोकता है? देखिए, वो तो हर उसकी सर्विस की अपनी अपनी कुछ लिमिटेशन होती है, और हम एक लोकतांत्रिक सिस्टम में काम कर रहे हैं, उसके बाहर नहीं है। किंतु ये मैं जरूर बता दूं कि जब से पुलिस एक्ट बना है तो उसमें टेन्योर्स फिक्स्ड हुए हैं। तो थानाध्यक्ष का 1 साल, और उससे ऊपर के जो ऑफिसर हैं, डिप्टी एसपी से लेकर के डीजीपी तक, उनका 2 साल। तो उस टेन्योर के फिक्सेशन का फायदा तो है। नॉर्मली अगर मैं अपने यूपी पीरियड को काउंट करूं तो मेरे 7 साल में मेरे 12 साल में 17 ट्रांसफर हुए। तो आपको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए? ये कहीं ना कहीं अगर इस तरह की पॉलिटिकल ट्रांसफर पोस्टिंग चलती रहती है, ये वर्क एफिशिएंसी में फर्क डालता है, ये ओवरऑल पुलिसिंग में फर्क डालता है, उस ऑफिसर के मनोबल पे फर्क डालता है। तो सर्टेनली स्टेबिलिटी तो हमेशा बेटर है ही। मतलब समय से पहले ट्रांसफर होने से बहुत सारी, अनलेस एडमिनिस्ट्रेटिवली रिक्वायर्ड है, अनलेस उसने गलती की है, अनलेस उसने उसको अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जानी है जी, तब तो जरूरी है। किंतु अगर बिना कारण हटाया जाता है तो सर्टेनली बहुत गलत है, और फिर अच्छी पुलिसिंग के अगेंस्ट जाएगी इस तरह। हाँ सर, आपकी उत्तराखंड पुलिस का जो सबसे बड़ा भाव है वो है मित्र पुलिस, और आप जानते हैं कि उत्तराखंड एक टूरिज्म स्टेट है। जैसे जैसे हमारी कनेक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, चाहे वो रेल कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, या बाकी सारी कनेक्टिविटीज की मैं बात करूं, आपको लगता है कि पुलिस को ज्यादा मॉडर्नाइज, ज्यादा ट्रेंड, और जो आपने कहा मित्र पुलिस, उस भाव को हमें जमीन पर उतारना होगा? जी बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो हमारा जो मोटो है वो मित्रता, सेवा, सुरक्षा, ये 3 चीजें हैं, और हम तीनों के प्रति सजग हैं। सेवा भाव से अटेंड करना, चाहे आपदा आ रही है, चाहे ट्रैफिक एक्सीडेंट है, चाहे बाकी विक्टिम्स हैं, विक्टिम ओरिएंटेड पुलिसिंग करना, और जो सुरक्षा है उसके लिए जैसे मैंने कहा कि क्राइम भी हमारे यहाँ कंट्रोल्ड है, और उसका वर्कआउट भी बहुत हाई है। जहाँ तक मित्रता की बात है, मैं हमेशा अपने स्टेटमेंट्स में मैंने मेंटेन किया है कि हम आम जन के लिए पूरा मित्रता व्यवहार करते हैं, किंतु जो बदमाश है, जो गुंडा है, जो माफिया है, उसके लिए बिल्कुल मित्र नहीं है, उसके लिए हमें टफ पुलिस है। तो ये जो पुलिसिंग हमने क्रिएट की है, अगर आप देखेंगे हमारे यहाँ सुरक्षा का ऐसा माहौल है कि महिलाएं आपको रात को भी अकेले गाड़ी चलाती दिखेंगे देहरादून में। तो उसका मुझे लगता है एडवांटेज है स्टेट को। तभी हमारे यहाँ तीर्थयात्री हो, चाहे एडवेंचर टूरिस्ट हो, वो काफी संख्या में आ रहे हैं, और हम अपने उनके अनुरूप अपनी पुलिस को और ज्यादा उनके उसके अनुरूप डाल रहे हैं, जो उनके साथ मित्रवत व्यवहार करे, उनके साथ पॉजिटिव व्यवहार करे। और हम कहीं ना कहीं जो टूरिस्ट प्लेसेज हैं उसमें टूरिस्ट पुलिस का कॉन्सेप्ट भी हमने बनाया है, उसको और करेंगे भविष्य में। अच्छा सर, आप जब आपको खैर आपके आगे एस्कॉर्ट लगती है, जब आप देहरादून के ट्रैफिक में जाते हैं तो आपके मन में क्या ख्याल आता है? नहीं, देहरादून में ट्रैफिक समस्या जरूर है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि उसके पीछे उसके फैक्टर बहुत सारे हैं। जब उत्तराखंड राज्य बना तो 4 लाख वाहन थे, आज राज्य में 31 लाख वाहन, 8 गुना गाड़ियां बढ़ गई हैं। तो अभी सड़कें तो 2 गुना भी नहीं बढ़ी, कहीं कहीं तो उतनी है जितनी पहले थी। तो
गाड़ियां कहाँ जाएंगी? गाड़ियां सड़कों पे आएंगी, लोग बाग पार्किंग नहीं बनाते हैं। डालन वाला को देखिए आप, डालन वाला इतनी पतली सड़कें हैं, तो जो बंगला 1 एकड़ में हुआ होता था, एक बंगला तो एक फैमिली रहती थी, 2 फैमिली रहती होंगी। अब उसी में हमने मल्टी स्टोरी अलाउ कर दिया तो कितनी 50 फैमिली जाके, तो वो गाड़ियां कहाँ जाएंगी? ऊपर से पार्किंग नहीं करते हैं लोग, लोग अपने घरों में या बिजनेस संस्थानों में पार्किंग बनाते नहीं है, बनाते हैं उनका स्टोर में कन्वर्ट कर देते हैं और वो पार्किंग फिर सड़कों पर खड़ी हो जाती आप कह रहे है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं हैं। तो और देहरादून जैसे कैपिटल बना है तो इसमें कैपिटल बनने के भी बहुत सारा लोड आता है, बहुत सारे नए ऑफिस नहीं सर, मैं केवल देहरादून की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप काशीपुर देख लें, आप हल्द्वानी देख लें, आप रुद्रपुर देख लें, आप हरिद्वार देख लें, आप ऋषिकेश देख लें, अमूमन आप देखेंगे ट्रैफिक की समस्या आम है। देखिए हरिद्वार तो जब से फ्लाईओवर बने तो समस्या खत्म हो गई। नहीं, रुड़की में जब आप से हाईवे की बाईपास बात तो करेंगे तो समस्या मैं मान खत्म हो गई। लूंगा बहुत जब से सारी फ्लाईओवर बने, लेकिन अगर आप समस्या अंदरूनी रूट्स की बात करें, किसकी बात करें? अगर आप अंदर के रूट्स की बात करें, बिल्कुल फ्लाईओवर बनने के बाद बहुत स्मूथ हुआ है ट्रैफिक, लेकिन जो अंदर जाने के रास्ते हैं वहां तो आज भी दिक्कत है। उसमें मेनली जो है वो ट्रैफिक मैनेजमेंट का अभाव दिखता है। नहीं देखिए, अभी हम ट्रैफिक मैनेजमेंट को जो कई बार क्या होता है, जैसे देहरादून की बात करें तो यहाँ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके खत्म होते हैं बड़े लेवल पे यहाँ ट्रैफिक मैनेजमेंट में बूस्ट देने वाले हैं। हरिद्वार में बाईपास ये जो सड़कें और ब्रिजेस बन रहे थे पिछले 2-3 साल से, तो दैट इम्पैक्ट्स जो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है उससे बहुत कुछ ब्लॉक हो जाता है, आपको पता है। तो उसकी वजह से भी हमें प्रॉब्लम थी। आई एम श्योर कि हरिद्वार ट्रैफिक, रुड़की ट्रैफिक, देहरादून ट्रैफिक, ये सर्टेनली सारा का सारा बेटर होगा। आपको लगता है सरकारों की प्राथमिकता में कभी फोकस एरिया हैं, मैं आपको बता दूं, आपको 4 फोकस एरिया में नंबर 1 पे मेरे लिए ट्रैफिक और ट्रैफिक का ड्रग्स है, फिर साइबर क्राइम है और चौथा महिला सुरक्षा। मैंने अपनी क्राइम मीटिंग में बोल दिया है कि हमारे स्टेट के लिए 4 बड़े चैलेंज हैं, नए चैलेंज हैं, ये बड़े चैलेंज हैं। ट्रेडिशनल क्राइम, ट्रेडिशनल लॉ एंड ऑर्डर हमारे लिए बड़ा चैलेंज नहीं है, तो हम इन चारों पर और एक्स्ट्रा फोकस कर रहे हैं। नहीं, तो आपको लगता है सरकारों ने अपने दूरदर्शिता में कभी ये सोचा ही नहीं कि साहब पॉपुलेशन बढ़ रही है, डेंसिटी पॉपुलेशन कर रही है, माइग्रेशन हो रहा है, बड़े पैमाने पे लोग आ रहे हैं, तो हमारे ट्रैफिक मैनेजमेंट का क्या होगा? मुझे ये तो मैं कहूँगा कि पूरे हमारे देश में ही जो है टाउन प्लानिंग का जितना बड़ा लेवल होना चाहिए संभवतः उतना नहीं है। संभवतः टाउन्स बन जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर आती है, तो वो और ज्यादा प्लान होते तो शायद और बेहतर होता। सर, आपने देखा एक ग्लोबल स्टैंडर्ड होता है कि इतनी आबादी में इतने पुलिसकर्मी होने चाहिए, यानी 10 लाख की आबादी में इतने पुलिसकर्मी। जब मैं उत्तराखंड की बात करता हूं तो आप उत्तराखंड को कहां पाते हैं? हम लोग न तो बहुत खराब हैं और न ही बहुत ही अच्छे हैं। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास 1000 की आबादी पे लगभग 2 पुलिसकर्मी हैं और दिल्ली पुलिस के पास 4 होंगे और नेशनल एवरेज 1.5 के आसपास है। और अमेरिका वगैरह में देखेंगे आप, अच्छे वहाँ पे भी 4 है 1000 की आबादी। तो इसलिए हम लोग बहुत पुअरली प्लेस्ड नहीं है, यद्यपि कुछ परसेंट इसका ऐसा होता है जो एक स्टेट की इंफ्रास्ट्रक्चर में जाता है, वो पॉपुलेशन के अगेंस्ट नहीं है। स्टेट हेडक्वार्टर है तो वहाँ के लिए चाहिए, विधानसभा सुरक्षा में मुझे कुछ चाहिए, तो इस तरह की जो स्टेट की इंफ्रास्ट्रक्चर होती है उसके लिए जाता है। डिस्पाइट दैट हमारे रेशो मतलब बहुत खराब नहीं है, वी आर क्वाइट ओके प्लेस्ड। सर, एक जो तस्वीर जब विधानसभा सत्र चला था, एक जो तस्वीर आई थी पुलिसिंग की और वहां पर जो लाठीचार्ज हुआ था, उसको लेकर भी एक बहुत खराब इमेज गई उत्तराखंड पुलिस की। आपको लगता है कि इन चीजों से बचा जा सकता है? वो तो मजिस्ट्रेट उसकी जांच कर रहे हैं, मैं उस पर ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहूंगा। किंतु अगर आपने उसको पूरा देखा हो प्रोसेस को, तो उसमें भीड़ भी जो है बहुत उग्र थी और उसका भी आचरण जो है वो कोई शांतिपूर्वक आंदोलन नहीं कर रहा था। आपको लगता है कि लोकल इंटेलिजेंस का टोटल फेलियर था? अब ये जान से पहले बोलना ठीक नहीं होगा। ओके, अशोक जी, आपने अपनी 4 प्राथमिकताएं गिनाई, लेकिन ओवरऑल आप उत्तराखंड की पुलिसिंग को, यह आखिरी सवाल है, आप उत्तराखंड पुलिसिंग को किस स्टेज पे
देखते हैं और आपको लगता है कि आने वाले समय में हमें ज्यादा मॉडर्नाइज करना है, ज्यादा इक्विप करना है, ज्यादा ट्रेन करना है, लेकिन उससे पहले मैं महिला कमांडोज की बात जरूर करूंगा। वो तस्वीरें बहुत सुकून देने वाली थी जब हम महिला कमांडोज के करतब देख रहे थे। आप कैसे प्रेस करेंगे उनको? नहीं, देखिए, ये एक हमने इनिशिएटिव लिया है क्योंकि वुमेन कमांडो पूरे देश में 2 ही 3 राज्यों में थी। जी। तो अदरवाइज केंद्रीय सशस्त्र बलों में है, वहाँ भी बहुत ही लिमिटेड है। तो हमने अपना महिला कमांडो दस्ता तैयार किया, उसको एटीएस का पार्ट बना रहे हैं। तो ये सर्टेनली उनके लिए मोरल बूस्टिंग है, उनके लिए कॉन्फिडेंस बूस्टिंग है। तो वो हमारी महिला पुलिस उससे अपने को स्ट्रॉन्ग फील करती है और इसको हम और आगे बढ़ाएंगे, इस एक्सपेरिमेंट को। जहाँ तक आपका सवाल था कि उत्तराखंड पुलिस कहाँ स्टैंड करती है और क्या हमारे हैं, उत्तराखंड पुलिस अपने आप में बहुत ही मैं जैसा हमने कहा कि यंग पुलिस है, लुक्स में, ड्रेसेस में कंपेयर्ड टू अदर पुलिस काफ़ी स्मार्ट है और हम लोग टेक सेवी हैं। हमारे पास, जैसा मैंने कहा, संसाधनों की कुछ कमी है। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उसको संसाधन और ज़्यादा संसाधनों से सुसज्जित करें। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और बेटर हो, थाने हो, चौकी हो, पुलिस ऑफिस हो, जहाँ आम पब्लिक आए तो उसको आउट ऑफ प्लेस ना लगे। हमने हर थाने में महिला हेल्प डेस्क बनाया और उसी को एक रिसेप्शन सेंटर का रूप दे रहे हैं, जिससे कि जो आदमी पीड़ित हमारे थाने पर आया है उसको एक अच्छी फील हो, क्योंकि वो पहले ही पीड़ित है, उसको डांट डपट की बजाय एक अच्छा व्यवहार उसके साथ किया जाए। तो हम पुलिस को संवेदनशील बना रहे हैं, पुलिस को विक्टिम केंद्रित बना रहे हैं, पीड़ित केंद्रित, विक्टिम ओरिएंटेड, पुलिस को पीपल फ्रेंडली बना रहे हैं। तो ये सारे प्रयास में जारी रहेंगे और अकाउंटेबिलिटी मैंने ऐड किया है और पिछले 3-4 महीनों में बहुत कई जो पुलिस वाले जिन्होंने अशोक जी, जब आप कहते हैं अकाउंटेबिलिटी आपने ऐड की है, ऐसा लगता है कि पहले आपसे पहले टेन्योर में अकाउंटेबिलिटी का कहीं कोई जिक्र ही नहीं था। नहीं, ऐसा तो नहीं है, अकाउंटेबिलिटी तो है हर आदमी की, पर उसको एनफोर्स करना की विल पावर होती है कई बार। तो आई वुड से कि मैं डिक्लेयर करके कहता हूँ कि मुझे अकाउंटेबिलिटी बढ़ानी है। हर पुलिस सम्मेलन में, हर पुलिस की मीटिंग में, क्राइम मीटिंग में, हर जगह मैं बोल रहा हूँ कि मुझे पुलिस के हर लेवल की अकाउंटेबिलिटी बढ़ानी है, चाहे वो कांस्टेबल है, चाहे वो चौकी इंचार्ज है, चाहे वो थानाध्यक्ष है, चाहे वो ऑफिसर है, और उस पर हम काम कर रहे हैं और उसके रिजल्ट भी आ रहे हैं। ओके सर, वन लास्ट क्वेश्चन। हमने तमाम बातें की, लेकिन एक पुलिसकर्मी की हेल्थ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं देख रहा था कई रिपोर्ट इस तरह की आई है कि वो लगातार जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से घिरता जा रहा है, बिकॉज ऑफ उसके वर्किंग आवर्स हैं, अपनी लाइफ के लिए, अपने पर्सनल टाइम के लिए कोई जगह नहीं है। इसके लिए आपको लगता है कि केवल उत्तराखंड को ही नहीं बल्कि देश भर की पुलिस को काम करना चाहिए? अगर उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो अच्छी पुलिसिंग कैसे करेगा? बहुत जरूरी है, फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ मेंटेन हो, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम लोगों ने पुलिस लाइनों में हेल्थ कैंप्स लगवाए हैं, बटालियनों में हेल्थ कैंप्स लगवाए हैं पुलिसजनों के लिए और उनके परिवार वालों के लिए, पर इसके बावजूद वो काम में इतना एनग्रोस्ड रहता है कि उसको अपने ख्याल नहीं है। वो बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं साप्ताहिक विश्राम की हम पॉलिसी लाए हैं कि वीकली 1 दिन का उसको रेस्ट दिया जाएगा, जिससे वो मेंटली और फिजिकली कुछ जो है बेटर हो सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी, आपसे देवभूमि डायलॉग से बातचीत करने के लिए। आपने तमाम विषयों पर बहुत बेबाकी से जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, थैंक यू।